नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आप सभी का अनप्रोफेशनल एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। दिस इज़ अबाउट मी राजीव रंजन सिंह। आप मेरे बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हैं। छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है मेरा। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज बुक को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, यह बुक जो है वेरियस बिहार रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे इन्फॉर्मेशंस सारे सब्जेक्ट से, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या फिर पॉलिटी हो, यानी कि हर सब्जेक्ट्स का इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो जो कोई भी इसको अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेता है तो उसको बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स में बिहार रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर के तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो इसीलिए हमने ये वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें हम लोग क्राउन पब्लिकेशन की बिहार जनरल नॉलेज बुक को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न एम्पायर का तीसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। इसके पहले 2 पार्ट जो है इसका वो कंप्लीट हो चुका है और ये मॉडर्न एम्पायर का लास्ट लेक्चर होगा। सो अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स को अगर नहीं पढ़ा है तो आप पहले उन 2 लेक्चर्स को पढ़ लें, ताकि आपको ये तीसरा लेक्चर समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो बिना किसी देरी का चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरे लेक्चर्स तक हम लोगों ने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में उसकी इकोनॉमी, यानी कि मॉडर्न के टाइम में, मॉडर्न काल में वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। और इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस और साथ ही साथ मॉडर्न आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मॉडर्न एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस की अगर बात करें तो जब तक इनको पढ़ा नहीं जा सका था तब तक इनका जो इम्पोर्टेंस है कुछ खास नहीं था। लेकिन एक बार जब इन एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर कर लिया गया, इसको समझ में, मतलब इसको समझा गया, अच्छे से समझ में आने लगा, तब वहाँ से इसकी इम्पोर्टेंस सामने आई। क्योंकि जब इसको डेसिफर कर लिया गया तो इससे जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसमें मॉडर्न टाइम में सारी चीज़ों के बारे में, ऑलमोस्ट सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ था। तो मॉडर्न एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको डेसिफर किया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ने में सफलता पाई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न एडिक्ट्स या इंस्क्रिप्शंस को सबसे पहले जिसने डेसिफर किया था वो थे जेम्स प्रिंसेप, और वो साल था 1837 में। और उसके बाद से इन का जो इम्पोर्टेंस है वो सबके सामने आया। बात करते हैं ये जो एडिक्ट है या फिर इंस्क्रिप्शंस है, इनकी जो स्क्रिप्ट थी, इनकी इंस्क्रिप्ट मेनली ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे। प्राकृत, ज़्यादातर इनके जो एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन थे वो प्राकृत लैंग्वेज के थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जितने भी एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज में ही थे। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी थे जो कि खरोष्टी में, और कुछ इंस्क्रिप्शंस ऐसे भी थे जो कि ग्रीक और अरमेइक भाषा में भी लिखे हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्न एडिक्ट्स या फिर इंस्क्रिप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ प्राकृत भाषा में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग रीजन्स में इसका जो लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, वो अलग अलग है। अगर पाटलिपुत्र बात करें, मगध की बात करें, तो वहाँ पर जो लैंग्वेज यूज हुआ है वो प्राकृत है। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ वेस्ट यानी कि कंधार का जो एरिया है या फिर अभी का पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो एरिया है, वहाँ पर मिलने वाले जो एडिक्ट है, इंस्क्रिप्शंस है, उसकी जो भाषा थी वो खरोष्टी थी, उसकी जो लिपि है वो खरोष्टी है। साथ ही साथ अगर वेस्ट की बात करें, वेस्ट में, तो वहाँ पर जो मिले हैं उनकी जो स्क्रिप्ट है वो है ग्रीक एंड आर्मेइक, और जो ईस्ट इंडिया में मिला है वो है ब्राह्मणी। तो अगर लैंग्वेज की बात करें तो आपको दिख रहा है कि लैंग्वेज इसका है प्राकृत,
उसके अलावा खरोष्ठी भी है, उसके अलावा ग्रीक एंड आर्मेइक भी है, और साथ ही साथ ब्राह्मणी भी है। तो ये 4 लैंग्वेज में इसके जो एडिक्ट या फिर इंस्क्रिप्शंस है वो पाए गए हैं अलग अलग रीजन्स पर। रीजन्स भी आपको याद रखना है। प्राकृत जो है वो मगध में, पाटलिपुत्र में, खरोष्ठी जो है वो नॉर्थ वेस्ट, उसके साथ साथ जो ग्रीक और आर्मेइक है वो वेस्ट में, और जो ईस्ट में बात करें तो वहां पर जो स्क्रिप्ट पाई गई है वो है ब्राह्मणी। मॉडर्न एडिक्ट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम इसको 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वैसे जो रॉक के हैं यानी कि रॉक एडिक्ट्स, कुछ वैसे हैं जो पिलर्स के ऊपर लिखे हुए हैं यानी कि पिलर एडिक्ट्स, और कुछ ऐसे हैं जो केव के अंदर लिखे हुए हैं, केव की दीवारों पर लिखे हुए हैं, दैट इज केव एडिक्ट्स। तो इसको 3 तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव एडिक्ट्स। बात करते हैं सबसे पहला रॉक एडिक्ट्स की। रॉक एडिक्ट्स में हमें 4 तरीके के इंस्क्रिप्शंस या फिर एडिक्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला है मेजर रॉक एडिक्ट्स। लगभग 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स जो है वो मिला है अलग अलग जगहों पर से। इसमें जो है मेनली जो अशोका का जो धम्म था, जो उसका खुद का इन्वेंशन था, उसके बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। ये जो 14 रॉक एडिक्ट्स है वो हमें अलग अलग जगहों से मिलते हैं, जैसे मनसेरा पाकिस्तान में है, उसके अलावा साहबगढ़ी जो कि ये भी पाकिस्तान में है, उड़ीसा में है। तो काफ़ी अलग अलग जगहों से इनके जो 14 रॉक एडिक्ट्स हैं वो मिले हैं। कलिंगा से भी एक रॉक एडिक्ट मिला हुआ है। तो 14 रॉक एडिक्ट्स में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे चल करके। उसके अलावा 2 कलिंगा रॉक एडिक्ट्स हैं यानी कि कलिंगा से मिली है। इसमें मेनली जब अशोका ने कलिंगा को वॉर में हरा दिया था, अशोका ने जब कलिंगा को वॉर में हरा दिया था, तो वहाँ पर नया एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, नया एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया गया, और उसी के बारे में जिक्र मिलता है कलिंगा रॉक एडिक्ट्स में। कलिंगा रॉक एडिक्ट्स में हमें जो वहाँ पर नया एडमिनिस्ट्रेशन रखी गई, नए एडमिनिस्ट्रेशन का रूल रेगुलेशंस बनाया गया, उसके बारे में वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा माइनर रॉक एडिक्ट्स। माइनर रॉक एडिक्ट्स में ज़्यादातर अशोक के खुद के लाइफ के बारे में लिखा हुआ है, और साथ ही साथ जो धम्म है उसके बारे में समरी या फिर शॉर्ट डिटेल में वहाँ पर लिखा हुआ है। तो माइनर रॉक एडिक्ट्स मेनली ऐसा है कि जहाँ भी अशोक जाते थे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है वो लिखवा दी जाती थी। तो वो स्मॉलर रॉक एडिक्ट्स है, काफ़ी सारे जगहों पर मिले हुए हैं, जैसे कि बिहार के सासाराम में, उसके अलावा मास्की है आंध्र प्रदेश में, उसके अलावा राजस्थान में भाबरू बैरूत रॉक एडिक्ट्स है। तो ये काफ़ी अलग अलग जगहों पर जहाँ भी गए वहाँ पर रॉक एडिक्ट जो है वो अपना वहाँ पर खुदवा दिए। तो अलग अलग जगहों पर रॉक एडिक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये जो रॉक एडिक्ट्स हमें जहाँ जहाँ जगह से मिलते हैं, तो इससे हमें जो मॉडर्न एम्पायर है उसका एक्सपेंशन कहाँ तक था अशोका के टाइम में, इसकी भी जानकारी मिलती है। कुछ एडिक्ट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान तक मिले हुए हैं, यानी कि मॉडर्न एम्पायर जो है वो पाकिस्तान तक थी। वैसे हमें पता है कि मॉडर्न एम्पायर पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के नीचे तक उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश, यहाँ तक फैले हुई थी पूरा का पूरा। लेकिन अगर आपको एविडेंस के तौर पे बात करना है तो एविडेंस के तौर पे आप इन रॉक एडिक्ट्स का जिक्र मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इन रॉक एडिक्ट्स के आधार पर हम पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि हाँ, मॉडर्न एम्पायर जो है इन जगहों तक फैले हुए थी, क्योंकि अगर उनका एम्पायर वहाँ तक था तभी वहाँ से उनके रॉक एडिक्ट जो है वो हमें मिले हैं। तो एक हो गया मेजर रॉक एडिक्ट्स, उसके अलावा हो जाएगा कलिंगा रॉक एडिक्ट्स, उसके अलावा हो जाएगा माइनर रॉक एडिक्ट्स, और एक है भाबरू बैरात रॉक एडिक्ट। भाबरू बैरात रॉक एडिक्ट में जब अशोका जो है, अशोका ने अपना जो कन्वर्जन कराया था बौद्ध धर्म में, उसके बारे में हमें जानकारी इससे मिलती है। दोस्तों हमें पता है कि जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त का जो अगर रिलीजन पूछा जाए या फिर उन्हें जिस धर्म को अपनाया था वो था जैन धर्म। उसके बाद बिंदुसार ने अजीवक संप्रदाय को अपनाया था, अजीवक संप्रदाय को। और जब अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख सपोर्टर के तौर पर सामने आए थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोका को किसने बौद्ध धर्म में कन्वर्जन कराया था,
और किसके इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। जिन जिन लोगों ने पिछला वीडियो या फिर पिछला लेक्चर देखा होगा वो इसका आंसर काफ़ी आसानी से कर लेंगे कि अशोका ने आखिर किस बुद्धिस्ट मॉन्क के इन्फ्लुएंस में आकर के बौद्ध धर्म को अपनाया था, और साथ ही साथ किस बुद्धिस्ट मॉन्क ने इनको शपथ दिलाई थी, यानी कि इनका जो कन्वर्जन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कराया था, किस बुद्धिस्ट मॉन्क ने? हमने बात किया था पिछले लेक्चर में कि वो 6 साल का, सिर्फ 6 ईयर ओल्ड एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। तो उनका नाम क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख करके बतलाइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पिलर एडिक्ट्स के बारे में। तो लगभग 7 पिलर एडिक्ट्स हमें मिले हैं। उसके अलावा 4 माइनर पिलर एडिक्ट्स हैं और 2 तराई पिलर एडिक्ट्स हैं। पिलर एडिक्ट्स मेनली जो है वो जो इनके एडिक्ट्स है उनके अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स का मतलब होता है कि एक शॉर्ट समरी जिसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे हर बुक्स के बाद लास्ट में अपेंडिक्स होता है, उसी तरीके से ये पिलर्स जो है वो अपेंडिक्स का काम करते हैं, जो भी इनके एडिक्ट्स थे। तो पिलर्स भी काफ़ी अलग अलग जगहों से मिले हैं, जैसे कि मेरठ दिल्ली में है, मेरठ दिल्ली में मिले हैं, इलाहाबाद में है, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, उसके अलावा रामपुर व बिहार, इन सारे जगहों से क्या है इनके पिलर एडिक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं अलग अलग। पिलर भी काफ़ी अलग अलग तरह के होते थे और काफ़ी जो उनका डिजाइनिंग होता था वो भी काफ़ी बेहतर था। मॉडर्न काल का जो आर्ट एंड कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तराई पिलर एडिक्ट्स में उन्होंने अपना जो बुद्धिज़्म के लिए जो रिस्पेक्ट था उसको दिखलाया है। इसमें आपका रुमुंदेई और लुम्बिनी या फिर निगलविया के जो रॉक पिलर एडिक्ट्स हैं वो आपके इसमें आते हैं, जो कि नेपाल के तराई रीजन में है। तो जो तराई पिलर्स हैं, तराई पिलर एडिक्ट्स हैं, उसमें उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के लिए जो रिस्पेक्ट था उसको वहाँ पर उसमें लिखा हुआ है। बात करते हैं केव एडिक्ट्स की। तो केव एडिक्ट्स में आपको सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है बराबर केव एडिक्ट्स। बराबर केव एडिक्ट्स जो है ये गया में है। आपको अलग अलग जो वहाँ पर केव्स हैं उसमें दिख जाएंगे, वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं और अलग अलग जो है इस ये जो केव्स है वो मेनली वहाँ पर जो मॉन्क्स होते थे उनके रहने के लिए बनाए गए थे। हम लोग केव्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे। तो ये जो है हम लोगों ने जो एडिक्ट्स है या फिर इंस्क्रिप्शंस है उसको 3 भागों में करके देखा। पहला भाग था रॉक एडिक्ट्स, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग रॉक एडिक्ट्स के बारे में देखा। उसके अलावा फिर दूसरा है पिलर एडिक्ट्स और तीसरा था केव एडिक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग जो 14 अलग अलग मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं उन 14 में किन किन बातों का जिक्र है, किन किन टॉपिक के ऊपर उसमें लिखा हुआ है उसको देखते हैं। तो जो पहला मेजर रॉक एडिक्ट है उसमें ये बतलाया गया है, ये लिखा हुआ है कि हमें एनिमल सेक्रीफाइस के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी की बात कही गई है कि एनिमल सेक्रीफाइस जो होगा वो नहीं होगा, और साथ ही साथ जो फेस्टिवल गैदरिंग होता है उसको भी बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। दोस्तों अगर आप इन इंफॉर्मेशंस के बारे में अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप उस वक्त का जो सोसाइटी कैसा था उसको भी देख सकते हैं। अगर एनिमल सेक्रीफाइस को लेकर के अगर पाबंदी है, यानी कि वहाँ पर हिंसा की जो बात है, यानी कि वहाँ पर किसी तरह के वायलेशन को मना कर दिया गया था, यानी कि हिंसा नहीं होगी। वैसे भी अशोका को जब कलिंगा वॉर के बाद उसे इतनी सारी वेदना होती है, इतने सारे लोगों को मरे हुए देख करके, तो वहाँ से उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रिंसिपल ही है अहिंसा। बौद्ध धर्म हमेशा अहिंसा की बात ही करता है, इसीलिए किसी भी तरह के जो एनिमल सेक्रीफाइस थे उसको वहाँ पर बंद करा दिया गया, उसके लिए प्रोविजन कर दिया गया, और साथ ही साथ किसी भी तरह के फेस्टिवल गैदरिंग को भी मना कर दिया गया। तो पहला जो रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट, उसमें प्रोविजन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड फेस्टिवल गैदरिंग को मना किया गया है। दूसरा जो है वो है मेजर ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसके बारे में मेंशन है। तीसरा में ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट देना है, इसके बारे में बात की गई है कि ब्राह्मण्स शुड बी रिस्पेक्टेड। चौथा रॉक एडिक्ट की बात करें तो चौथा रॉक एडिक्ट में ये बतलाया गया है कि अपने से जो बड़े हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको आदर सम्मान करना, एनिमल्स को उतना मतलब एनिमल्स को भी उसी तरीके से देखना जैसे इंसानों को देखा जाता है।
यानी कि उसी तरीके से उनको नुकसान ना पहुंचाना। तो ये सारी बातें जो है वो चौथे रॉक एडिक्ट में लिखी हुई हैं। पांचवा की बात करें तो इसमें धम्म के जो महामात्र होते थे, महामात्रा या फिर उनकी जो ड्यूटीज होती है उसके बारे में मेंशन है, उनका अपॉइंटमेंट और साथ ही साथ उनकी ड्यूटी। तो ये रॉक एडिक्ट 5 में मेंशन हुई है। छठे की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे एफिशिएंट बनाना है, उसकी क्या ज़रूरत है, इसके बारे में मेंशन है। सातवें की बात करें तो टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजन्स, इसके बारे में बात की गई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अशोक सारे धर्म को लेकर टॉलरेंट रहने की बात जो है वो करते थे, और इसी का मेंशन हमें मेजर रॉक एडिक्ट 7 में देखने को मिलता है। रिलीजन हमेशा से ही, शुरुआत से ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट मैटर रहा है किसी भी सोसाइटी के लिए। अगर बात करें आठवां मेजर रॉक एडिक्ट की, तो इसमें धम्म यात्रा जो निकलती थी उसके बारे में मेंशन है कि उसके क्या सिस्टम वगैरह होते हैं, तो उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। 9th में है आपका सेरेमनीज रिचुअल्स, इसके बारे में। 10th में देखा जाए तो ये बतलाया गया है कि वॉर के बदले में रिलीजन या फिर धर्म के अनुसार किसी भी जगह को या फिर किसी भी रीजन को कॉन्क्वेस्ट करने की बात। यानी कि पिछले वीडियोस में जो हमने पढ़ा था कि कलिंगा वॉर के बाद जो भेरी घोषा था, यानी कि युद्ध के लिए जो नगाड़े बजते थे, उसका जगह जो है वो धम्म घोषा ले लेता है। यानी कि अब जो है किसी भी जगह को फिजिकली ऑक्यूपेशन नहीं करना है, बल्कि वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोगों को कल्चरली उनको क्या करना है, उनको जीतना है। तो वही बात जो है रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट 10 में भी कही गई है कि जो धम्मा का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ वॉर का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10वां रॉक एडिक्ट। उसके अलावा बात करें अगर 11वें में, तो 11वें में धम्म पॉलिसी क्या होंगी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है। 12 वाले में अपील फॉर टॉलरेंस अमंग ऑल रिलीजियस सेक्ट, सारे धर्मों को लेकर के एक सहिष्णुता बनाने की बात की गई है, उसकी अपील कही गई है। 13वें रॉक एडिक्ट में आपको कलिंगा वॉर के बारे में मेंशन है, और साथ ही साथ जो हेलेनिक या फिर ग्रीक किंग्स है उनके बारे में भी मेंशन मिलता है। 14वें की बात करें तो इसमें इंस्पिरेशन टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, लोगों को एक धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए इंस्पायर किया गया है, उनको एक प्रेरणा दी गई है। तो वो 14वें इंस्क्रिप्शन में जो है वो उसके बारे में पता है, मेंशन किया हुआ है। तो ये जो मेजर एडिक्ट्स हैं और उनमें जो लिखे गए टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आते हैं कि इस मेजर रॉक एडिक्ट में किसके बारे में मेंशन किया गया है, या फिर पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो किस रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है। जैसे क्वेश्चन आता है कि कलिंगा वॉर जो है वो किस रॉक एडिक्ट में मेंशन है, तो वो है आपका 13। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन को, ऐसा पूछते हैं कि अशोका के यानी कि मौर्यन एम्पायर के समय में अगर रिलीजियस टॉलरेंस की बात की जाए तो वो किस मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन किया हुआ है, तो हमने देखा कि रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में अगर देखा जाए तो वो 14 में मेंशन है, और साथ ही साथ 7 में मेंशन है, दोनों जगह पर मेंशन है। उसके अलावा अगर बोले कि एनिमल सेक्रीफाइस का पूरी तरीके से प्रोहिबिशन, ये किस रॉक एडिक्ट में मेंशन है, वो पहला वाले में मेंशन है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से है जिसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो ये सारा का सारा 14 जो पॉइंट्स है इसको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खासतौर पे ये 13 रॉक एडिक्ट्स के बारे में, उसके अलावा 7 हो गया, 12 हो गया, उसके अलावा 10 है जिसमें कि धम्म की बात की गई है इंस्टेड ऑफ वॉर के बारे में। उसके अलावा जो पहला है जहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस और फेस्टिवल गैदरिंग्स को मना किया गया है। तो ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में, यानी कि मॉडर्न आर्ट्स के बारे में। मॉडर्न आर्ट्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो उसको हम लोग 4 तरीके से क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं। पहला है मॉडर्न के समय में जो पिलर्स और स्कल्पचर्स बनाए गए थे इसके बारे में। दूसरा जो है वो है स्तूपास, जो वहाँ पर उस समय में बनाए गए थे। उसके अलावा उस समय में बनाए गए केव्स, और उसके अलावा फिर पैलेसेस। तो ये 4 तरीके के जो आर्किटेक्चर है या फिर 4 तरीके के जो आर्ट है इसके बारे में हम लोग अलग अलग क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं। बात करते हैं अगर पहले की, यानी कि पिलर्स एंड स्कल्पचर्स की,
तो दोस्तों ये जो फिगर है ये है पिलर का। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है वो एक पिलर है, मॉडर्न पिलर है। इसमें ये जो नीचे का पूरा जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग इसको मोनोलिथिक शैफ्ट बोला जाता था। मोनोलिथिक शैफ्ट बोला जाता है। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ये सिंगल रॉक से, यानी कि एक ही तरह के पत्थर से जो है वो बनाया जाता था, इसलिए इसको मोनोलिथिक बोलते हैं। मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल से होता है, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, मोनोलिथिक, यानी कि सिंगल पत्थर से बनाई गई संरचना, मोनोलिथिक। तो इसको मोनोलिथिक शैफ्ट बोलते हैं। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर जो कि कमल की तरह दिख रहा है, इसको बोला जाता है अबैस्कस, अबैकस, इसको अबैकस बोलते हैं। और इसका डिजाइनिंग जो है वो कमल के फूल की तरह होता है। उसके ऊपर ये आपका बेस है, और उसके ऊपर एनिमल्स की या फिर अलग अलग तरह के एनिमल्स की जो फिगर है, जो मूर्तियाँ हैं, वो उसके ऊपर बना करके रखी जाती थी। तो ये मेनली जो रॉक पिलर्स है, ये दो तरीके के रॉक्स यूज़ किए जाते थे इसमें। एक रॉक जो है यहाँ से यहाँ तक बनाने के लिए, और उसके बाद जो एनिमल्स इसके ऊपर रखे गए हैं वो दूसरे रॉक के रखे जाते हैं। तो नीचे का जो ये पूरा का पूरा पोर्शन बनता है वो बनता है स्पॉटेड रेड एंड वाइट सैंडस्टोन, जो कि मथुरा से लाया जाता था। और ऊपर का जो है वो है बफ कलर्ड फाइन ग्रेन हार्ड ग्रे सैंडस्टोन, जो कि चुनार से आता था। यानी कि मेनली ये दो तरीके के रॉक से जो है वो बनाए जाते थे, एक जो मथुरा से आता था और दूसरा जो है वो चुनार से आता था। यह है आपका शाफ्ट, मोनोलिथिक शाफ्ट। उसके ऊपर ये आपका एक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग अबैकस बोलते हैं। अबैकस के ऊपर अलग अलग तरह के जीव जंतुओं की, खासतौर पर जानवरों की जो है वहाँ पर संरचना भी बनाई गई है। कुछ पिलर्स के बारे में देखते हैं, अलग अलग जो पिलर बनाए गए हैं। ये पहला है जहाँ पर सिंगल लाइन पिलर जो है वो बनाया गया है, यानी कि इसके ऊपर जो एनिमल है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का है। और ऐसे जो हमें सिंगल लाइन पिलर्स मिले हैं वो मिले हमें लौरिया, नंदनगढ़, और साथ ही साथ कुल्हा और रामपुरवा, ये दोनों जगह जो है वेस्ट चंपारण में है। तो ये जगह हमें यहाँ से मिली है, यहाँ पर हमें सिंगल लाइन पिलर जो है वो मिले हैं। उसके अलावा एक है जहाँ पर 4 लाइन्स अल्टरनेट करके 4 लाइन्स का जो है वो फिगर बनाया हुआ है। ऐसे ऐसा जो पिलर है वो हमें सांची और सारनाथ से मिले हैं। सांची और सारनाथ में से 4 लाइन पिलर जो है वो मिले हैं। एक है जहाँ पर सिर्फ हाथी का फिगर जो है वो बनाया हुआ है ऊपर में, हाथी का। तो हाथी का जो पिलर है वो हमें मिला है फर्रुखाबाद यूपी में, वहाँ के संकीसा जगह है वहाँ पर, फर्रुखाबाद यूपी में। और एक है जो बुल बना हुआ है, यानी कि बैल बना हुआ है, वो हमें मिला है वेस्ट चंपारण, रामपुर से। तो ये अलग अलग एनिमल्स वाले पिलर्स हैं, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंगल लाइन कहाँ से मिला है, 4 अलग अलग तरह के लाइन्स कहाँ से मिले हैं। उसके अलावा एक एलिफेंट है, एक बुल है। ये जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, इसको अशोक स्तंभ के तौर पे मतलब बोला जाता है, और इसका यूज़ हमें नेशनल एम्बलम के तौर पे किया गया है। नेशनल एम्बलम बनाया गया है इसी को। अक्सर आपको जो गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पर ये जो है आपको देखने को मिलेगा, नेशनल एम्बलम। इसको अपनाया गया था 1950 में। 1950 में इसको नेशनल एम्बलम के तौर पर ऑफिशियली अपनाया गया था। आगे बात करते हैं स्कल्पचर्स की। तो मॉडर्न टाइम में यक्ष और यक्षिनीस, इनके यक्ष और यक्षिनी, इनके स्कल्पचर्स काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। यक्ष और यक्षिनी जो हैं आप उस समय के गॉड एंड गॉडेस मान सकते हैं, गॉड एंड गॉडेस हैं, और इनके स्कल्पचर्स काफ़ी अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। ये आपका दीदारगंज बिहार में जहाँ पर ये यक्षिनी है, और यक्षिनी का जो स्कल्पचर है वो मिला है। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये यक्ष का है स्कल्पचर,
और ये 7 फीट हाइट वाले और खाम मथुरा से यक्ष है और इनका स्कल्पचर वहाँ से मिला है। तो मेनली यक्ष और यक्षिणी इनका ही स्कल्पचर मॉडर्न टाइम में मिला है अलग अलग जगहों से। जगह में आप याद कर सकते हैं पटना का, उसके अलावा दीदारगंज है, उसके अलावा मथुरा में है। तो ये सारी जगहों से इनके जो स्कल्पचर्स यक्ष और यक्षिणी के वो हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करें अगर स्तूपा की, तो स्तूपा क्या होता है? स्तूपा जो एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि या तो पत्थर या फिर स्टोन से बना हुआ होता है। डोम शेप्ड मतलब बिल्कुल इस तरीके का, जैसे पटना में जो गोल घर है वो भी एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो स्तूपा जो है मेनली गौतम बुद्ध के जो रेलिक्स हैं उनको वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, उनको वहाँ पर रखा हुआ है और उनके ऊपर एक इंश्राइन यानी कि एक पवित्र जगह जो है उसको बनाया गया है। अगर रेलिक्स जो होता है वो गौतम बुद्ध के द्वारा यूज की गई जो भी वस्तुएं होती हैं उनको बोलते हैं, बोला जाता है। और शुरुआत में अगर बात करते टोटल 8 स्तूपा जो है वो बनाया गया था। जब गौतम बुद्ध का डेथ हुआ था तो उसके बाद 8 अलग अलग किंगडम जो थे वो उन्होंने अपने अपने राज्य में 8 अलग अलग स्तूपा का निर्माण कराया था। बट जब अशोक का शासन आया तो उसने क्या किया कि सारे स्तूपा से इंसिडेंट्स को निकाल लिया, यानी कि जो रेलिक्स थे उनको निकाला और उनको लगभग पूरे कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों में लगभग 84,000 स्तूपा का उसने निर्माण करवाया अलग अलग जगहों पर। यानी कि उन्हीं रेलिक्स को वो पूरा कॉन्टिनेंट में उसने क्या किया, उसको फैला दिया, विस्तार कर दिया और लगभग 84,000 अलग अलग स्तूपा जो है उसने निर्माण करवाया। सबसे फेमस स्तूपा जो है वो है सांची, और सांची का स्तूपा जो कि भोपाल में है। ये जो फिगर है ये सांची स्तूपा का है और ये भोपाल के नज़दीक यानी कि भोपाल में है। तो काफ़ी बड़ा स्तूपा है। वैसे अभी ये जो स्तूपा है ये प्रेजेंट फॉर्म में स्तूपा जो देखते हैं वो उस समय के स्तूपे से काफ़ी अलग है। पहले इतना बड़ा बड़े स्तूप जो होते हैं वो नहीं होते थे। तो स्तूप मेनली बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी पवित्र जगह होता है और यहाँ पे प्रदक्षिणा करने के लिए जगह भी होता है। ये द्वार है, लगभग ऐसे ऐसे 4 द्वार होते हैं। तो ये स्तूपा हो गया। और स्तूपा में अगर आपको पूछा जाए कि क्या होता है तो वहाँ पर बौद्ध धर्म के यानी कि जो बौद्ध बुद्ध के जो रेलिक्स हैं यानी कि उनके जो यूज़ की गई चीज़ें हैं उनको वहाँ पर नीचे में रखा हुआ है दबा करके। आगे देखते हैं केव्स के बारे में। तो केव्स मेनली मिले हैं बराबर हिल्स यानी कि जो गया में जो हिल है उसके ऊपर, बराबर हिल्स के ऊपर, और साथ ही साथ नागार्जुनी हिल्स दोनों गया में ही हैं। इनके ऊपर जो है केव्स जो है वो मिले हुए हैं। केव्स काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है, काफ़ी अच्छे तरीके से बने हुए हैं। ये फिगर है केव्स का, आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ को काट करके अंदर में केव्स बनाया हुआ है और अंदर में चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से बनाई गई हैं एकदम। तो ये केव्स है, आप इनको देख सकते हैं। आपको देखने से आइडिया लग जाएगा कि कितनी अच्छी वास्तुकला, कितना अच्छा आर्किटेक्चर उस समय में लोगों के पास था। पहाड़ को काट करके उन्होंने वहाँ पर केव्स बनाए हैं। तो ये जो मेनली केव्स होते थे ये जो मॉन्क्स थे उनके रहने के जगह होती थी। यहाँ पर मॉन्क्स आकर के रहते थे। साथ ही साथ अगर कोई सभा करना है, असेंबली करना है तो इन्हीं केव्स में वो असेंबली जो है वो की जाती थी। मेनली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बराबर हिल्स में लोम्स ऋषि केव्स है, उसके अलावा सुदामा केव्स है। ये सारी जगह जो है वो बराबर के हिल्स में मिलेंगे आपको। साथ ही साथ नागार्जुनी हिल्स है, यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। और ये सब जहानाबाद गया में हैं। टूरिस्ट प्लेस है, आप भी जा करके कभी मौका मिले तो बिल्कुल जा करके देखिए, घूमिए। आपकी जो नॉलेज है और ज़्यादा इन्हांस इससे हो जाएगी। बात करते हैं पैलेस की, तो कुम्हरार पटना के नज़दीक में एक जगह है जहाँ पर पैलेस मिला है। खुदाई करके पैलेस वहाँ पर मिला है। पैलेस जो है वहाँ पर एक 80 पिलर्ड हॉल खुदाई करके वहाँ पर प्राप्त हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि जो 80 पिलर्ड हॉल है ये चंद्रगुप्त का था और ये 80 पिलर्ड हॉल जो है वो लकड़ी का था, वुड का था। तो ये कुम्हरार में 80 पिलर्ड हॉल जो है वो खुदाई करने के बाद मिला है। और इससे पता चलता है कि मॉडर्न काल में जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर की जो समझ है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, काफ़ी बेहतर थी। ये मॉडर्न टाइम में जो आर्ट्स है और कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर, उसके बारे में था जिसमें हम लोगों ने स्तूपा के बारे में पढ़ा, स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ा,
उसके अलावा फिर हमने ड्रॉप कट केप्स देखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। आपको जो इनमें जो जगह है कि क्या चीज़ें कहाँ पर मिली हैं वो याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। सारनाथ में जो आपका स्तूपा है वो कैसा स्तूपा है, सॉरी स्तूपा नहीं, जो पिलर है वो कैसा पिलर है, सिंगल लाइन है कि 4 लाइन है, या फिर अगर पूछे कि जो एलिफेंट का जो पिलर है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ है, बुल का जो पिलर है वो कहाँ से मिला है, बराबर की गुफाएं, अक्सर क्वेश्चन इससे आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो बराबर की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं और ये किस सेक्ट के लिए है। दोस्त यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ कि ये जो बराबर की गुफाएं हैं इसको अशोक ने बनवाया था। अशोक और साथ ही साथ इसका जो एक ग्रैंड सन था दशरथ, इन्होंने मिल करके बनाया था और इन्होंने इसको आजीवक संप्रदाय को दिया था। इससे ये भी पता चलता है कि जो अशोक है वो रिलीजियस टॉलरेंस उसमें था, यानी कि खुद बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे लेकिन दूसरे धर्म को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते थे। और उसी के एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, इसमें उन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए ये जो गुफा है वो बनवाई थी। तो अगर क्वेश्चन लिखने के लिए आता है मेंस एग्जाम्स में तो आप इसको वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये सारा था आज के लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर के बाद जो ये मॉडर्न एम्पायर है वो पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कर ली हैं स्टार्टिंग से लेकर के आर्ट एंड कल्चर तक। इसके बाद अब हम लोग इसके जो एमसीक्यूज है वो कल इसका एमसीक्यूज देखेंगे और परसों फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस जो है वो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव, अगर आपको एग्जाम्स के लिए अगर हेल्पफुल हो रहा है तो आप इसको लाइक करें। और अगर किसी तरह की कोई समस्या है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर अगर कोई चीज़ वीडियो में आपको पसंद नहीं आ रही है और आप चाहते हैं कि उसमें सुधार किया जाए तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमें भी पता चले और हम उन कमियों को सुधार सकें। तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल ज़रूर से आप उसको लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी अधिक से अधिक हेल्प हो सके और उनका एग्ज़ाम्स अच्छे से तैयारी हो सके। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के लेक्चर्स का जो अपडेट है वो आपको मिले। सो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।